जय हिंद साथियों, आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत। देखिए, आज यूपी पुलिस का अंतिम वीडियो और जीके जीएस का ये आखिरी वीडियो है। आज ही अंतिम बार है, कल से उठा लो हथियार है। आपका प्रथम शिफ्ट वालों परीक्षार्थियों के लिए अंतिम वीडियो है। सेकंड शिफ्ट वालों के लिए वीडियो हो सकती आ सकती है, नहीं भी आ सकती है, तो आप इसे अंतिम वीडियो मानें। और ये वीडियो बहुत ही खास कर है। इससे आपको कम से कम 10 प्रश्न फंसने वाले हैं यदि आपने ये वीडियो पूरी अंत तक देखी है। निश्चित ही है, वादा ही हमारा कि इसमें से आपको 10 में से निश्चित ही कम से कम 10 तो ही आपको मिलेंगे प्रश्न ज्यों के त्यों। तो देर ना करते हुए सीधे चलते हैं, आइए प्रश्नों पर। पहला प्रश्न हमारा नागरिक से है, संविधान से, कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थीं। तो आपको पता होना चाहिए कि प्रथम संविधान जो अंतरिम संविधान पारित हुआ था कि उसमें कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं। तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं। अगला प्रश्न है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं। तो पता होना चाहिए कि वर्तमान में अब 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है। तो धाराओं की कुल संख्या है 448। कितनी है? कुल 448। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हम आपके लिए लेके आए हैं। इस वीडियो को अपने सभी जन साथियों तक पहुंचाने का कष्ट करें। यह चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में। किसमें? अनुच्छेद 1 में इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। प्रश्न अगला है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो भारत को कहा गया है राज्यों का संघ। अनुच्छेद आपने आर्टिकल नंबर 1 ही पढ़ा होगा कि इसमें राज्यों का संघ होगा और उसी में दिया है भारतीय अर्थात इंडिया एवं भारत। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। भारत के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक इसमें नागरिकता संबंधी हमें धाराएं दी हुई हैं अनुच्छेद। प्रश्न अगला है कि निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान कराता है। तो अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक आपने देखे होंगे, पढ़े होंगे। तो अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान के नागरिकों का जो मूल अधिकार हैं, तो 12 से लेकर के 35 द्वारा अनुच्छेद उन्हें निश्चितता प्रदान करवाते हैं। अगला प्रश्न है कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद उन्हें अधिकार प्रदान कराता है। तो अनुच्छेद नंबर 16 कि सभी वर्ग के जो कमज़ोर वर्ग हैं, विशेषकर कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनको किसी भी जो सरकारी संस्थाएं हैं उनमें जॉब के लिए, नौकरी के लिए आरक्षण उनको प्रदान करवाता है ये केंद्र सरकार को अनुच्छेद नंबर 16 में। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। इसमें अनुच्छेद 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है। और 14 में सभी कानून के समक्ष समान हैं। ठीक है, 14 में सभी कानून के समक्ष समान हैं। आगे प्रश्न अगला है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता, अभी हमने जिक्र किया था, तो अस्पृश्यता का उन्मूलन कराता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है। तो अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 17। प्रश्न नंबर अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57। ठीक है, पुनः की बात हुई है
पुनः निर्वाचन युक्ताएँ धारण करवाता है तो अनुच्छेद नंबर 57 सॉरी। आगे अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए? कि आप प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो कम से कम उसकी योग्यता आप रखते हो तो कितनी होनी चाहिए आपकी एज? तो 25 ईयर्स होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 25 ईयर्स। अर्थात लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आपको 25 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। ग्राम प्रधान होता है, ग्राम प्रधान, तो उसके लिए आपकी कम से कम 21 वर्ष एज होनी चाहिए। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। संसदीय प्रणाली किस देश में सबसे पहले लागू हुई थी? तो ब्रिटेन में। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, यानी राष्ट्रपति इनको शपथ दिलवाता है। ठीक है। वैसे लोकसभा के सभी निर्वाचित सदस्य जाकर के अपने नेता को चुनते हैं और उनको राष्ट्रपति जो है शपथ दिलवाता है। अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर होता है योजना आयोग का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन करता है? तो वो भी प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति करते हैं। अगला है कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? वो 5 वर्ष के लिए होता है। उससे पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है। अगला है प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो मोरारजी देसाई भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दिया था। प्रश्न नंबर अगला है कि सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। आगे है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता किस व्यक्ति में निहित होती है? वो होती है प्रधानमंत्री में। प्रश्न अगला है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आगे है, कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुई? तो 3 की। कितने प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर रहते हुए हुई? तो 3 प्रधानमंत्रियों की मौत अपने पद पर वर्तमान प्रधानमंत्री रहते हुए और उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो प्रेसिडेंट। कौन दिलाता है? प्रेसिडेंट अर्थात राष्ट्रपति। प्रश्न अगला है कि कौन प्रधानमंत्री जिसने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला? तो इंदिरा गांधी एक बार अपने पद से हटी और उसके बाद भी पुनः फिर उसी पद पर शोभामान हुई। प्रश्न अगला है कि जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने? तो गुलजारी लाल नंदा। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो गुलजारी लाल नंदा। सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हमने इन प्रश्नों को खंगाल के आपके लिए लाए हैं कि अंतिम समय पर आपको कारगर साबित हो सकें। अगला प्रश्न है कि संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है या प्रधानमंत्री में निहित होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो राजीव गांधी जो थे वो सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री बने हुए थे। अगला प्रश्न है कि लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर। हमने बताया है कि अभी कि लोकसभा में जो बहुमत दल का नेता होता है उसी को अपना प्रधानमंत्री चुन लिया जाता है, जो अपना बहुमत सिद्ध करता है। अगला है कि कौन से प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त वे किसी सदन में सदस्य नहीं थे? तो HD देवगौड़ा। किसी भी न लोकसभा न राज्यसभा किसी की भी सदन के सदस्य नहीं थे। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने एक भी दिन संसद नहीं गए? ऐसे कौन प्रधानमंत्री थे जो एक दिन भी संसद नहीं गए? वो चौधरी चरण सिंह एक दिन भी संसद नहीं गए। अगला प्रश्न है, यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? तो मंत्रिपरिषद में।
यथार्थ कार्यपालिका की जो समस्त सत्ता होती है वो किसमें निहित होती है, तो वो मंत्रिपरिषद में। अगला प्रश्न है कि संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो वो लोकसभा के। जो संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं वो किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, लोकसभा के। तो लोकसभा में उन्हें सर एक प्रश्न का आंसर देना होता है। अगला प्रश्न है कि किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति मंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है, तो 6 मंथ। आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई भी मंत्री बन जाता है तो उसे किसी न किसी सदन में सदस्यता लेनी ही पड़ती है 6 महीने के अंदर। अगला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान होता है, तो आर्टिकल 75। समझ में आया कि संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व किसमें नियुक्ति होंगे और पदच्युत होंगे, उनके पद से हटाए जाएंगे, तो आर्टिकल 75 75। अगला प्रश्न है कि मंत्रिमंडल का गठन करने वाला कौन होता है, तो केंद्रीय मंत्री। केंद्रीय मंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का गठन करता है। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर BR अम्बेडकर। अगला प्रश्न है कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों का शपथ कौन दिलाता है, तो मंत्रिपरिषद के जो सभी सदस्य होते हैं उनको प्रेसिडेंट शपथ दिलाती हैं। तो वर्तमान के प्रेसिडेंट कौन है, आपको पता होना चाहिए, द्रौपदी मुर्मू हैं। प्रश्न अगला है कि भारत के मंत्रिपरिषद में अधिक सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं, तो लोकसभा में। लोकसभा से अधिक सदस्य लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद में। प्रश्न नंबर अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे। स्वतंत्र भारत के पहले प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, तो सरदार पटेल थे। प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे, सरदार पटेल। प्रश्न नंबर अगला है कि स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर जॉन मथाई। जॉन मथाई स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे। अब वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, तो सीता निर्मला रमण जी हैं वित्त मंत्री। अगला प्रश्न है क्या राज्यसभा का सदस्य मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है। क्या जो राज्यसभा का है वो मंत्रिपरिषद का सदस्य हो सकता है, हाँ या नहीं, हाँ हो सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, अब हम शहर और नदी और राज्य, कौन सा शहर किस नदी पर है और वो कौन से राज्य में है, देख लेते हैं फास्ट रिवीजन में। फास्ट रिवीजन में चलेंगे। आगरा शहर किस नदी पर बसा है, तो यमुना पर, और कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। अहमदाबाद साबरमती पर है और ये कहाँ है, गुजरात में। इलाहाबाद गंगा नदी के किनारे बसा है और इलाहाबाद कहाँ है, उत्तर प्रदेश, जिसे वर्तमान में अब इसका नाम प्रयागराज हो गया है। ठीक है, क्या हो गया, प्रयागराज। इलाहाबाद का वर्तमान नाम क्या है, प्रयागराज। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। बद्रीनाथ गंगा नदी के किनारे है और ये कहाँ है, उत्तराखंड में। कोलकाता किस नदी के किनारे है, हुगली नदी के किनारे, और ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। कोलकाता कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है। आगे कटक किस महानदी, तो कटक महानदी पर है और ये कहाँ है, कटक उड़ीसा में। नई दिल्ली यमुना नदी पर बसी हुई है और ये कहाँ, दिल्ली में है ये। डिब्रूगढ़ कहाँ है, ब्रह्मपुत्र में और ये असम में है। फिरोजपुर ये कहाँ किस नदी पर है, सतलुज पर, और ये बंगाल में है, पंजाब सॉरी किसमें है, पंजाब में। फिरोजपुर कहाँ है, सतलुज नदी पर है और पंजाब में है। गुवाहाटी ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम में है। गुवाहाटी कहाँ है, असम में। हरिद्वार गंगा के किनारे, उत्तराखंड में। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। हैदराबाद मूसी नदी पर और ये कहाँ है, तेलंगाना में। हम उस नगर के उस और राज्य सभी बताते चले जाते, कौन सा नगर किस नदी के तट पर है और किस राज्य में है। जबलपुर है नर्मदा नदी पर और मध्य प्रदेश में है जबलपुर। कानपुर गंगा नदी और उत्तर प्रदेश के तट में है। कोटा चंबल नदी के तट पर है और ये कोटा कहाँ है, राजस्थान में। जौनपुर गोमती नदी और गोमती नदी जौनपुर कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। पटना गंगा नदी के किनारे है और पटना कहाँ है, बिहार। राजमुंदी गोदावरी नदी के तट पर है और आंध्र प्रदेश में ये है। ठीक है, राजमुंदरी कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में और गोदावरी नदी पर है। श्रीनगर झेलम में है और श्रीनगर कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। सूरत कहाँ किस नदी पर बसा है, तो ताप्ती पर, और ये सूरत कहाँ है, गुजरात में। तिरुचिरापल्ली ये कहाँ है, किस नदी पर है, तो कावेरी पर है और ये तमिलनाडु में है। वाराणसी गंगा के किनारे है, गंगा के तट पर है और ये उत्तर प्रदेश में है, वाराणसी। विजयवाड़ा कहाँ है, किस नदी पर है, तो कृष्णा पर, और विजयवाड़ा कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। वडोदरा
ये विश्वामित्री नदी पर बसा हुआ है और ये कहाँ है? वडोदरा, गुजरात में। मथुरा यमुना नदी पर है और मथुरा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। औरैया यमुना नदी पर बसा हुआ है और ये औरैया कहाँ है? उत्तर प्रदेश में ही है। इटावा भी यमुना नदी पर है। इटावा किस नदी पर है? यमुना नदी पर। और इटावा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। बंगलौरा कहाँ है? वृषभावती नदी पर है। और बंगलौर कहाँ है? किस राज्य में है? तो कर्नाटक में है। फर्रुखाबाद गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है और ये फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में है। फतेहगढ़ ये भी गंगा के तट पर बसा हुआ है और ये भी फतेहगढ़ ही कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। फर्रुखाबाद के बाद फतेहगढ़, उसके बाद आगे चलते हैं कन्नौज में, तो कन्नौज भी गंगा नदी के तट पर है और ये भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। आगे है मंगलौर। मंगलौर ये नेत्रवती नदी पर बसा हुआ और ये कहाँ है? मंगलौर, तो ये कर्नाटक में है। मंगलौर के आगे बढ़े तो कहाँ पहुँचे? शिमोंग। तो शिमोंग में किस नदी के तट पर है? तो तुंगा नदी के तट पर है और ये कहाँ है? ये कर्नाटक में ही है। उसके बाद भद्रावती। तो भद्रावती किस में? भद्रा नदी पर है और ये भी कर्नाटक में है। होसपेट ये तुंगभद्रा नदी पर है और ये भी कहाँ है? होसपेट कर्नाटक में है। कारवार ये काली नदी पर है और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। बागलकोट ये घटप्रभा नदी पर है और ये भी कहाँ है? कर्नाटक में है। होनवार ये श्रावती नदी पर है और ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ग्वालियर ये चंबल नदी पर है और ये कहाँ है? किस राज्य में है ग्वालियर? तो मध्य प्रदेश में है। ग्वालियर किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। गोरखपुर राप्ती नदी पर है और ये गोरखपुर कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जहाँ के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। लखनऊ गोमती नदी पर है और लखनऊ उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश की राजधानी भी कहाँ है? तो लखनऊ ही है। कानपुर छावनी और गंगा दोनों है और ये यूपी में है। ठीक है, कानपुर जो छावनी है वो कानपुर, ये छावनी नदी और गंगा दोनों के मिलाप में और कहाँ है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। सुलांक नदी ये गंगा के तट पर है और कहाँ है? ये सुलांक उत्तर प्रदेश में है। चकेरी गंगा के तट पर है और ये चकेरी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। मालेवे गांव ये कहाँ है? तो ये गिरनार नदी महाराष्ट्र में है। संबलपुर महानदी उड़ीसा में है। राउरकेला ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में है। पुणे मुआथा नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में है। दमन ये गंगा नदी के तट पर है और ये दमन में है। मुदैर ये वैगाई तमिलनाडु में है। तिरुचिरापल्ली ये कावेरी नदी पर है और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। चेन्नई अंडायर में है और अंदाई नदी के तट पर है और ये तमिलनाडु में है। आगे है कोयम्बटूर ये नोयाल में है और ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। इरोड ये कावेरी नदी के तट पर है, ये भी तमिलनाडु में है। तिरुनेलवेली ये थमीरवा रानी नदी के तट पर है और ये भी तमिलनाडु में है। आगे है भारूच ये नर्मदा नदी के तट पर है और ये भारूच कहाँ है? गुजरात में है। करजत कहाँ है? किस नदी पर है? तो उल्हास नदी पर है और ये महाराष्ट्र में है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में है नासिक। महाड़ ये सावित्री नदी के तट पर है और ये महाराष्ट्र में है। नांदेड़ ये गोदावरी नदी के तट पर है और ये भी महाराष्ट्र में है। प्रश्न अगला नंबर है नेलोर ये पेनार नदी के तट पर है और ये आंध्र प्रदेश में है। आज की वीडियो बड़ी ही शानदार, बड़ी ही गजब है। अगर आपने इस वीडियो को सबके पास नहीं पहुंचाया है तो वो सभी छात्र उस वीडियो से चूक जाएंगे जो उनके भविष्य में काम आ सकती है। एक एक नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ेगा। आपका ये फर्ज बनता है, आपका ये दायित्व बनता है कि यदि आपने देख लिया है तो इस वीडियो को अपने साथियों तक, अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक जरूर भेजने का कष्ट करें। हमने अपना जो काम था वो कर दिया, अब आपका काम आपके ऊपर है। आप किस प्रकार से उस जिम्मेदारी को उठाते हैं वो आपके ऊपर है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आपका सभी का जिसका भी एग्ज़ाम कल 23 तारीख को है सही कुशल संपन्न हो। इच्छा है भगवान से कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी, भगवान आपका साथ जरूर देगा। आप अपने माता पिता को सपनों का पूरा करेंगे, अपने माता पिता के सामने आप निश्चित ही वर्दी में जाएंगे। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।